हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, जब हम कोई मैसेज अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं और उस मैसेज को पहुंचाने में हमें कोई भी जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वाइल सेंडिंग मैसेज टू द रिसीवर, तो वो हमारे जो हिंड्रेंसेस, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं ना, वो हमारे बैरियर होते हैं, एक तरीके से रुकावटें। ठीक है, तो जब भी आप कम्युनिकेशन किसी से करते हो, तो जो भी आपके रास्ते में जो भी हिंड्रेंस आते हैं, डिस्टर्बेंसेस आते हैं, दोज आर बैरियर्स, एंड दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन बी डिफाइंड एज द ऑब्स्टेकल और हर्डल्स विच प्रिवेंट द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बैरियर मतलब क्या होता है? जो भी ऑब्स्टेकल, ठीक है, जो भी रुकावटें, जो भी हर्डल्स, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपको आती है, जिसकी वजह से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो स्मूथली फ्लो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। व्हेन द इंफॉर्मेशन डज नॉट फ्लो फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। ठीक है, जैसे मान लो आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि क्या क्या पॉइंट्स आपको पहुंचाने हैं अपने रिसीवर तक, क्या क्या मेन जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पहुंचानी है, और आप उस पहुंचा भी रहे हो, उससे आप बात कर रहे हो। जैसे मान लो आप फ़ोन कॉल के थ्रू किसी को बात कर रहे हो और नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो ये सारे क्या आ रहे हैं? ये ऑब्स्टेकल, ये सारे हिंड्रेंस आपके रास्ते में आ रहे हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन बैरियर का एग्जाम्पल हो जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जब आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंडर, जो इन्फॉर्मेशन है सेंडर से रिसीवर तक एक प्लान, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं पहुंचती है। ठीक है, जो भी प्लान और ऑर्गेनाइज तरीके से जब हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे रिसीवर तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता, क्यों? देखो, रीज़न भी इसके लिए है कि जो भी ब्लॉकेज हमारे कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज मेरे, जो भी रुकावटें मेरे सेंडर और रिसीवर के बीच में आती हैं उसकी वजह से, ठीक है, तो वो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर है। वो सारे जो भी ब्लॉकेजेस हमारे रास्ते में आ रही हैं। ठीक है, अब देखो, हम इस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ब्लॉकेज आ रहा है। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम आगे स्टेप्स लेंगे और उस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके के बैरियर्स होते हैं। ठीक है, टोटल 8 तरीके के बैरियर्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वाली वीडियो में हम 4 बैरियर्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा बैरियर आता है वो आता है सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज बैरियर भी कहते हैं। अब ये पहले इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो लिंग्विस्टिक या सिमेंटिक बैरियर है, देखो, इसको हम लैंग्वेज बैरियर भी कहते हैं। ये जो हमारा बैरियर है, एक तरीके की जो रुकावट है, ये प्रॉब्लम है, ये कब अराइज होती है? जैसे मान लो आप जो है अपने रिसीवर तक कोई बात पहुँचाना चाह रहे हो और आपने अपने मैसेज में किसी ऐसे वर्ड का या फिर किसी ऐसी लैंग्वेज का, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसे इस्तेमाल कर दिया है जो भी लैंग्वेज, देखो, सिमेंटिक, लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज बैरियर से कहते हैं। तो यहाँ पे जो रुकावट होगी वो आपकी लैंग्वेज से जुड़ी हुई होगी, वो आपके वर्ड से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो आपने किसी ऐसे वर्ड को या फिर किसी ऐसी लैंग्वेज को जो है अपने मैसेज में रख दिया है जिससे जो है रिसीवर को जो समझने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज वो फैमिलियर नहीं है उस वर्ड, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के तरफ। ठीक है, उन चीज़ों से वो फैमिलियर नहीं है, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर मैसेज का मीनिंग नहीं समझ पा रहा है। तो इससे क्या है, यहाँ पे रुकावट क्रिएट हो रही है, यहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा लिंग्विस्टिक या फिर सिमेंटिक बैरियर। इसका मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, ये हमारी आर दोज प्रॉब्लम्स दैट क्रॉप अप ड्यूरिंग एनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस। यू नो द मीनिंग ऑफ एनकोडिंग और डिकोडिंग? तभी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एनकोडिंग मतलब जब देखो सेंडर के दिमाग में कोई आइडिया होता है और उस आइडिया को वो क्या करता है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इन ऑर्डर टू सेंड दैट मैसेज टू द रिसीवर, वो हमारा एनकोडिंग हो जाता है। एंड डिकोडिंग क्या होता है, जब हमारा रिसीवर जो है वो किसी पर्टिकुलर मैसेज को रिसीव करता है जो कि सेंडर ने भेजा है, तो रिसीवर जो है वो उस मैसेज में इंटरप्ट करता है और उस मीनिंग, उस मैसेज के मीनिंग के साथ बाहर आता है, तो वो हमारा हो जाता है डिकोडिंग। ठीक है, तो जब एनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है? ड्यू टू द डिफरेंट लैंग्वेज, वर्ड्स, पिक्चर्स, एक्शंस और पुअर वोकैबुलरी की वजह से। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिमेंटिक, लिंग्विस्टिक, सिमेंटिक या फिर लिंग्विस्टिक या फिर लैंग्वेज बैरियर होता है। अगर मैं जैसे मान लो डिफरेंट लैंग्वेज का मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मान लो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपके किसी सीनियर ने जो है आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, और उसने वो क्या किया है, एक आपको जो है पेपर पे एक रिटन फॉर्म में जो है उसने दिया है, और उस रिटन फॉर्म में उसने जो है वहाँ की उस एरिया की लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, पंजाब में जैसे आप काम करते हो उसने पंजाबी में लिख के दे दिया, अगर आप महाराष्ट्र में काम करते हो उसने मराठी में लिख के
करके दे दिया, पर आपको तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है ना, उसने डिफरेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लिया है, तो आपका उसका जो मैसेज है आपको समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो है उसका जो मैसेज है वो आप तक सही से नहीं पहुँचा है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, उसका मीनिंग ही आपको समझ नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, लिंग्विस्टिक, यहाँ पर ये से हम कहेंगे लिंग्विस्टिक बैरियर है। ठीक है, अगर मैंने आपको जैसे वर्ड्स का बताया ही है, ठीक है, कि अगर मान लो जब मान लो आपने रिसीवर को कोई मैसेज भेजा है, अब वो जो रीडर है, ठीक है, उसको नहीं पता है किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग नहीं उसको समझ आ रहा है, या फिर कोई सिंबल आपने ऐसा भेज दिया है जिससे वो फैमिलियर नहीं है, तो वो क्या करेगा, रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से उसको जो है इंटरप्ट कर लेगा, उसका गलत तरीके से अपनी अपनी जो भी उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग होगी, जितना हद तक वो सोच सकता है उतना हद तक वो दिमाग लगाएगा और उसका जो है गलत मतलब समझ लेगा। ठीक है, फिर पिक्चर आपने कोई ऐसी भेजी है, पिक्चर या ग्राफ आपने यूज़ किया है अपने मैसेज के अंदर, और उसमें क्या है, प्रॉपर कैप्शन नहीं डाले हैं, प्रॉपर एक रिटन स्टेटमेंट नहीं लिख के दिया है कि ये पर्टिकुलर ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर पर्टिकुलर पिक्चर जो है क्या शो कर रही है, तो इससे क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और वो अपने अकॉर्डिंग उस मैसेज को समझ लेगा जो कि आप जो है बिल्कुल नहीं उसको पहुंचाना चाह रहे थे, तो वो गलत मीनिंग समझ लेगा। ठीक है, अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो आप जो हो सामने फेस टू फेस जो है किसी पर्सन से बात कर रहे हो, फिजिकली प्रेजेंट हो उसके साथ में, और आप जो है गलत बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको किसी को नो करना होता है तो आप अपने जो हेड है उसको राइट और लेफ्ट की तरफ ऐसे मूवमेंट करते हो, अगर आप किसी को येस और नो येस करते हो तो फिर अप डाउन करते हो अपने हेड को। ठीक है, और आप जो है येस नो कर रहे हो लेकिन लेफ्ट और राइट की तरफ जो है कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप जुबान से तो उसको बोलना चाहते हो कि मतलब जुबान से आप बोल रहे हो येस, और बॉडी लैंग्वेज के आपसे जो है लग रहा है कि आप नो कर रहे हो, तो इस तरीके से क्या है, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। इस तरीके से पुअर वोकैब आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा जो सेंडर का मैसेज है वो रिसीवर तक नहीं पहुंचता है। तो ये सारे बैरियर्स हमारे जब आते हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से, वर्ड की वजह से, पिक्चर की वजह से, एक्शन की वजह से, या पुअर वोकैबुलरी की वजह से, तो इन सारे बैरियर्स को, इन सारे ब्लॉकेज को, इन सारे हिंड्रेंसेस को हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर। साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल बैरियर आप इसको कह सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है इसके अंदर, ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कम्युनिकेशन के अंदर, ये हमारी क्या होती है, ये मेंटल और इमोशनल ब्लॉकेज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी मैसेज को, किसी भी आइडिया को जो दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होना होता है उसके अंदर, उसमें जो है प्रॉब्लम आती है। अब ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल से हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, जैसे आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, ठीक है, तो आप इमोशनली उससे हर्ट हो गए हो और आप सुनना ही नहीं चाहते हो फिर उसकी बातें, तो इस तरीके से इसमें जो है एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, दे ऑफन लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। इस वाले बैरियर की वजह से क्या होता है, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, मिस इंटरप्रिटेशंस होती हैं, कोई किसी चीज़ का गलत मीनिंग निकाल लेता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, जो स्मूथ फ्लो होना होता है वो नहीं हो पाता है। अब क्यों ऐसा होता है, तो ऐसे कई सारे रीजंस यहाँ पर आते हैं। इट मे हैपन ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट इन द मैनेजमेंट, या फिर फेलियर टू कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाए, रॉन्ग एजम्पशन लगा लिए, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन। ठीक है, सही तरीके से आपने जो है किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को नहीं भेजा, या फिर सामने वाले को याद नहीं रहा, या फिर उसने उस चीज़ को वो भूल गया इस तरीके से। ठीक है, तो फिर एक तो हो गया लॉस इन ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन का मतलब, अगर हम बात करें लैक ऑफ ट्रस्ट इन द मैनेजमेंट, कभी कभार जो मैनेजर होता है ना, उसके पास वो एक एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स जिनकी ज़रूरत है वो होती ही नहीं है। ठीक है, उसके अंदर सेल्फ बिलीफ जो है होता ही नहीं है, तो फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि उसको अपने मैनेजर की बात को सुनना चाहिए या फिर नहीं, जो भी वो वर्ड्स, जो भी आइडिया, जो भी वो डिसीजन ले रहा है उस पर उसको ट्रस्ट करने में जो है दिक्कत होती है जो हमारे एम्प्लॉयज़ है। अगर मैनेजर ही पास जो है खुद ही स्किल्स नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर वो क्या ही इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा अपने एम्प्लॉय को, और कर भी देता है तो फिर भाई एम्प्लॉयज़ तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। तो एक अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट इन द मैनेजमेंट का। ठीक है, फेलियर टू कम्युनिकेट में हमारा यही आता है कि जब मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट से जो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करता है, आलस दिखाता है, या फिर किसी भी मैसेज को जो है सही से नहीं बताता है, ठीक है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को वो रिवील ही नहीं करना चाहता अपने जूनियर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आ जाता है इसके अंदर साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर्स में क्या होता है, there are maybe many internal factors between a sender and a receiver which may disrupt the flow of communication between them। तो काफ़ी सारे ऐसे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो कि क्या करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन फ्लो में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्ट्रक्ट करती हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, एक तो हमारा सुपीरियर्स एटीट्यूड, एक तो हमारे सुपीरियर का एटीट्यूड, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन एबिलिटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड निगलेक्टिंग द जूनियर्स, इगोइज्म एक्सेट्रा। ठीक
ठीक है। तो देखो कुछ बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच में चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैसेज के बीच में जो है हिंड्रेंस प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे इसमें मैंने आपको दे रखा है सुपीरियर्स एटीट्यूड। अगर मान लो जो आपका सुपीरियर है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप वर्क कर रहे हो, वो पॉजिटिव नहीं है, तो इससे क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा हर एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर मैसेज को, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन को जो है क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, अपने फेवर के अकॉर्डिंग जो है उस मैसेज को वो है लेके चलेगा, ठीक है। इस तरीके से वो मैनिपुलेट कर देगा उस मैसेज को कि वो जो भी चीज़ें हैं वो सब उसके फेवर में आए। तो सुपीरियर एटीट्यूड, अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, हिंड्रेंस क्रिएट होगा। एक आपका आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द एबिलिटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो अगर मान लो जो ऑफिसर है, ठीक है, जो भी हमारे सुपीरियर हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है अपने सबऑर्डिनेट से, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उन्हें लगेगा कि वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, तो फिर वो क्या करेंगे, जो भी सबऑर्डिनेट सोचते हैं या फिर जो भी जो सबऑर्डिनेट अपने आइडियाज़ देना चाहते हैं, तो जो सुपीरियर है उसको क्या लगेगा कि सारी चीज़ें जो है बिल्कुल वेस्टफुल हैं, ठीक है। वो इन लोगों की जो है जो भी बात अपने जो भी आइडियाज़ वगैरह देने चाहेंगे सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को, तो जो सुपीरियर है वो ट्राई करेगा इन चीज़ों को अवॉइड करने की, क्योंकि उसे लगता है कि जो मेरे आइडियाज़ हैं वो इनफ हैं, ठीक है, वो इन लोगों से ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि सब तो वेस्टफुल एक्सरसाइज है, तो वो क्या करेगा, बातचीत ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाले की, लैक ऑफ मोटिवेशन, तो यहाँ पर यही है कि अगर मान लो कम्युनिकेशन नहीं होगा हमारे सबऑर्डिनेट और बॉसेस की वजह से, तो सबऑर्डिनेट और बॉसेस में अगर आपस में सुपीरियर सबऑर्डिनेट में कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, तो सुपीरियर जो हैं उनको मोटिवेशन नहीं आएगा। अगर देखो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो और आपकी जो है काम की कोई तारीफ़ कर दे, आपका सुपीरियर आपके काम की तारीफ़ कर दे, तो आप ट्राई करते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे और अच्छा करके दिखाऊंगा, इससे और अच्छा करके दिखाऊंगा। तो जो हमारे वर्डिंग्स होती है हमारे सुपीरियर की, वो क्या करती हैं, हमारा मोरल इंक्रीज़ करती है, हमारा हौसला बढ़ाती हैं। तो अगर आपके सबऑर्डिनेट और सुपीरियर में बातचीत ही नहीं होगी तो मोटिवेशन भी नहीं आएगा, ठीक है। और एक हमारा आ जाता है नेग्लेक्टिंग द जूनियर। तो अगर मान लो कि जो आपका सुपीरियर है, ठीक है, उसे क्या लगता है कि वो ज़्यादा ही नॉलेजेबल है अपने सबऑर्डिनेट से, ठीक है, तो वो सोचेगा कि मेरे को इन लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर इनसे ज़्यादा नॉलेज है। वो अपनी सुपीरियरिटी आपको दिखाएगा कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ, मैं आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। वो अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी सुपीरियरिटी दिखाएगा और आपसे बात ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो क्या होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यही है, ब्लॉकेज हिंड्रेंस यहाँ पर जो है होगी, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि एक हमने दे रखा है ईगोइज़म या फिर या फिर आप कह लो सेल्फ सेंटर्ड पीपल, ठीक है। उन्हें क्या लगता है कि जो हमारे व्यूज़ हैं आपके, जैसे आप कहीं काम करते हो तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनको जो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि उनके व्यूज़ जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके आइडियाज़ काफ़ी हैं, उनके आइडियाज़ दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फिर इस तरीके से जो ईगो होता है, तो इसमें क्या होता है कि सामने वाला आपकी बातचीत को, मतलब जो भी आप बातचीत उससे करते हो, वो उसको या तो टालता है या फिर आपकी बात को बीच बीच में काट देता है अपनी बातों से, खुद को आगे दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के हिंड्रेंसेस हमारे जो हैं आते हैं इंटरपर्सनल बैरियर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन आर मेंटल और इमोशनल ब्लॉकेजेस। हमारे मेंटल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो हम आइडियाज़ और मैसेज जो भी दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हमारे आ जाते हैं पर्सनल एटीट्यूड, क्लोज माइंडेडनेस और स्टेटस कॉन्शियस एक्सेट्रा। ये आपके खुद की मेंटालिटी पे बेसिकली डिपेंड करती हैं। जैसे कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, आपको लगता है कि नहीं इससे बात करना ठीक होगा, तो आप बात कर लेते हो। आपको लगता है नहीं इसको मेरे को ज़्यादा डीप में बात नहीं करनी है, बस हाँ या ना में जवाब देना है। तो एक तरीके से जो आपके मेंटल और इमोशनल ब्लॉकेज यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सोचते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है पर्सनल एटीट्यूड यहाँ पर दे रखा है। इसमें जैसे कि कभी कभार क्या होता है ना, जैसे मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, तो आपका जो जूनियर होगा, ठीक है, भले ही वो आपके जितने एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, पर वो काफ़ी अच्छी एडवाइस देता है, ठीक है। उसके पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, तो वो आपसे ज़्यादा अच्छे जो है आइडियाज़ दे देता है। लेकिन आप जो उसकी बात को बिलीव नहीं करते हो, आप सोचते हो कि नहीं आई एम मोर एक्सपीरियंस देन हिम और हर, तो मुझे इसकी नहीं सुननी चाहिए। मे बी अभी आइडिया दे रहा है, आगे चलकर वो काम ना है, तो आप उसका आइडिया को एग्जीक्यूट ही नहीं करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस तरीके से अपना पर्सनल एटीट्यूड हो जाता है। तो आप क्या सुनते ही नहीं उसकी बातों को, बस हाँ करके टाल देते हो, या फिर उसके मीनिंग को समझना ही नहीं चाहते हो, इस तरीके का पर्सनल एटीट्यूड अपना रखते हुए। तो यहाँ पर इस तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट होता है। अगर मैं कहूँ क्लोज माइंडेडनेस में, जैसे मान लो कि
आप जो हो नए आइडियाज़ को कंसिडर नहीं करना चाहते हो, आप काफ़ी क्लोज माइंडेडनेस हो, ठीक है। आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हो, ठीक है, और आप जो हो, आप जितना जानते हो उतना काफ़ी है। तो ये क्लोज माइंडेडनेस, आप मतलब एक तरीके से आप किसी चीज़ से ओपन ही नहीं होना चाहते हो। आपके पास जितना है ना, आपको लगता है कि दैट इज़ इनफ, इसके आगे कुछ भी नहीं, बस जितना मेरे को आता है उतना काफ़ी है और मैं इससे ही बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप जो हो, आप किसी चीज़ से मतलब किसी से जो है कम्युनिकेशन करने में कतराते हो या फिर करना नहीं चाहते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट होता है। ऐसे अगर मैं बात करूँ स्टेटस कॉन्शियसनेस की, स्टेटस कॉन्शियसनेस में क्या आ जाएगा कि जैसे मान लो कोई सीनियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको अपने स्टेटस की बड़ी पड़ी रहती है कि मैं यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहा हूँ और मैं मैनेजर की पोस्ट में हूँ। अगर मैं अपने जूनियर से कोई क्वेश्चन पूछ लूँगा, कोई सजेशन ले लूँगा, तो इससे क्या होगा, मेरा जो है अपमान हो जाएगा, मैं ह्यूमिलेट हूँगा, ठीक है, मेरी इमेज गिर जाएगी। तो काफ़ी स्टेटस कॉन्शियस रहते हो कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, मैं ये सजेशन नहीं लूँगा, मैं सजेशन नहीं लूँगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि सोचते हैं कि अगर मैंने इससे किसी से ये पूछ लिया तो वो क्या सोचेगा, अरे इसे इतना भी नहीं आता, तो मेरा स्टेटस गिर जाएगा। तो स्टेटस कॉन्शियस, तो ये सब देखो, ये जो हमारा सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, इसके अंदर आप क्या हो, अपने मतलब कि इमोशनली तरीके से सोचते हो, इमोशनली सोच के आगे एक्शन लेते हो। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, मेंटल और इमोशनल ब्लॉक्स होती हैं, ठीक है। ये सारे आपके मेंटल और इमोशनल ब्लॉकेज होती हैं। आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो है आगे देखते हो कि मेरे को आगे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका अपना खुद का एटीट्यूड, अपनी खुद की सोच जो है इसके अंदर होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।